नवासी में वहां 68% मतदान हुआ था और वहां से लेकर 2013 तक 71% पर ये पहुंच गया था। और उसके बाद 14 में 67% हो गया था। आप कुछ बोल रही थी मनीषा जी। थोड़ा सा हल्का सा मैं अमेंड करना चाहूंगी संजय जी ने जो कहा, भले ही एक कर्नाटक व्यापी सुनामी नहीं हो, हाँ। और हम वेव का पता नहीं क्या मतलब ढूंढते हैं, बट समुद्र का वेव और छोटी वाली नदी, तो ये दोनों में कहीं कहीं कुछ कुछ हवा, बयार, पुरवैया, ये सब अलग अलग इलाकों में चल रही थी। कोस्टल तटीय क्षेत्रों में ये तो वहाँ एक लहर थी और दमखम वाली लहर थी। कर्नाटक लेकिन में बंगलोर इलाका में तो वैसे भी बीजेपी का नहीं, वर्चस्व मैं वही रहा था, बता जो रही हूँ पिछली कि बार आप सफाया हो गया। पैन कर्नाटक सुनामी नहीं थी, लेकिन अगर आप इलाकों में देखें तो झूठ मूठ का भी लोग एक रोष लोगों में था कि हम इस पे कर रहे हैं। जैसे अगर आप मैसूर के इलाके में देखें तो मैसूर के इलाकों में लोग ये नहीं समझ में आता था कि किधर जा रहे हैं, लेकिन भिन्नाई हुई मधुमक्खी की तरह वोक्का लीगा एंगर बड़ा देखने को मिलता था। अब ये वोक्का लीगा एंगर जेडीएस बनता है कि नहीं, ये तो समझने वाली बात है। कन्नडिगा जितना सीख पाई उतना सीखी, 64%, 5 बजे तक 64%, और हावेरी में सबसे ज्यादा 69%। अभी 1 घंटा बाकी जी। तो छोटा मोटा रोष हर इलाके में लोग अपनी अपनी मोच ताने हुए और बिल्कुल कड़क एक रोष दिखलाते थे। तो यही हम बोलेंगे कि एक मल्टी डायरेक्शनल एरोज, एक जनरल इक्विलिब्रियम पूरे कर्नाटक का नहीं हुआ। लिंगायत भी तो एक साथ नहीं है। 14% लिंगायत में भी जो जातियां हैं वो आपस में टकरा रही हैं। आधे सेकंड और जोड़ूंगी। बंगलोर अर्बन में फॉर एग्जांपल लास्ट तक हम यहाँ नहीं सुनते, लेकिन ये भी सुनने को कल रात तक मुझे मिला कि बीजेपी अगर आएगी तो रिटायरमेंट एज पब्लिक सर्वेंट्स का जो है वो 60 से 62 कर दिया जाएगा। बंगलोर अगर आप याद करिए तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और वृद्ध गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज का शहर है। तो किसी न किसी तरह से लोग मुद्दों को बना के अपना तेवर चढ़ा के लोकल लेवल पे प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, वेव नहीं होगा, लेकिन रोष खूब है और जोश खूब है। प्रभावित करने की कोशिश इसी के लिए हो रही थी क्योंकि एक पैन स्टेट वेव नहीं था। आखिरी के 2 दिनों में हम कह रहे हैं इसीलिए प्रभावित करें क्योंकि लहर दिख नहीं रही। पहली बात, कर्नाटक 5 हिस्सों में बटा हुआ है, तो एक वेव बड़ी मुश्किल है कर्नाटक में। कर्नाटक की अपनी जो डेमोग्राफिकल जो डिवाइड है वो बड़ा डिफरेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर 64% है और मान लीजिए 68% से नीचे जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन पार्टियों के लिए बड़ी दिक्कत होगी जो वोट डलवाने में यकीन रखती है। तो ये उनके लिए एक दिक्कत का। अंजना जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता था। जो वोट डलवा से, ये ठीक है लहर बने न बने, लेकिन आपने गुजरात का अनुभव ये बताता है कि आप 200 वोट से कितनी सीटें हारी जीती। जो आरएसएस का अभी ये देखने का सवाल होगा, इस चर्चा में बहुत कम आया सामने। हम मोदी जी की मंदिर यात्रा या राहुल की देख रहे हैं। वर्कर्स, यदि कांग्रेस के पास यदि वर्कर नहीं है और यदि आरएसएस के लोग जो, जैसे आपने तटीय क्षेत्रों में भी रहा, वो 80 के दशक उस समय से ही वो लोग जो सक्रिय रहे हैं, वो कितनी भूमिका उनके लिए मुद्दा ये नहीं है कि येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर नहीं है, अपने उनका जो अपना हिंदुत्व का चाहे एजेंडा हो, लेकिन उसके बल पर हिंदुओं के नाम पर जो वोट एकत्रित करके और वोट बूथ पे डालना। पन्ना प्रमुख की चर्चा यहाँ इस बार कम सुनाई दी है, लेकिन क्या पन्ना प्रमुख कम हो गए या उन लोगों का मोह भंग हो गया कि येदियुरप्पा के साथ हम नहीं जाना चाहते हैं और आगे बढ़ गए हो जी। मतलब एक नई थ्योरी इस बार निकल सकती है, नई स्ट्रैटेजी जिसे चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का। अमित शाह क्या पन्ना प्रमुख से भी आगे कहीं पर पहुंच गए? नलिनी जी का एक कमेंट, जिसके बाद में राजनीतिक मेहमानों के पास एक और बात कहना चाहिए। हम लोगों ने किसानों की बात इतनी की है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वर्षा अच्छी हो गई है, जो कि अभी तक अच्छी हुई है पिछले मानसून में, जो मंड्या रीजन में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, तो वहाँ पर जो रोष है पानी को लेकर के किसानों का वो कम है, लेकिन वो बिजली को लेकर के उसमें परिवर्तित हो गया है। तो हम जो यहाँ बैठ कर के कहते हैं किसान वगैरह, उसमें भी कई न्यूएंसेस हैं, कई चीज़ें जो ये बात कह रही हैं मनीषा कि लोकल लेवल पे कुछ। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसके जरिए आप समझ पाएंगे और यहीं से दोनों राजनीतिक मेहमान के तेवर भी फिर से भड़केंगे कि कैसे जरूरी है ये विजय कर्नाटक की, दोनों के लिए ही, मोदी और अमित शाह के लिए। कर्नाटक की जीत का असर दूसरे राज्यों के चुनावों पर होगा, वो तो आपको पता ही है कि जो गढ़ है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब पर असर हो सकता है। साल के आखिर में यहाँ चुनाव होने हैं। मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी की लगातार जीत हो रही है और लगभग 2-3 राज्यों में अब कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई है। बिहार और पंजाब में मिली हार के बाद और दिल्ली में एक हार मिली थी, उन सब के बाद अगर यहाँ पर हार की स्थिति आती है तो फिर एक बड़ी निराशा। और अमित शाह तो वहीं पर जाकर रह रहे हैं कई दिनों से। 2019 में दक्षिण में बीजेपी के असर के लिए जीत जरूरी है। दक्षिण में अगर बीजेपी को जबरदस्त इनरोड्स करना है तो कर्नाटक जरूरी है। अब राहुल गांधी के लिए क्यों जरूरी है? उनके लिए तो हर राज्य जरूरी है, लेकिन
चलिए कर्नाटक पर विशेष चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार है, सबसे बड़ा राज्य उन्हीं के हाथ में बस यही कर्नाटक है, और ये भी अगर फिसल गया तो बड़ी मुश्किल होगी। इसके बाद पंजाब पुडुचेरी में ही कांग्रेस की सरकार बचेगी, यानी कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ मोदी का एजेंडा और प्रशस्त होगा। राहुल का पहला इम्तिहान कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक जीते तो उत्तर भारतीय राज्यों में उनकी उम्मीद बढ़ेगी, उनको लगेगा कि जहां जहां मैं उलटफेर कर सकता हूं सब कुछ झोंक दूं। कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने के लिए कर्नाटक की विजय जरूरी है, और राहुल गांधी की निजी छवि के लिए भी मुझे लगता है चरण सिंह सापरा साहब बड़ी जरूरी है एक जीत। और कर्नाटक का फिसल जाना मतलब जैसे कालीन पैरों के नीचे से कोई खींच लेगा। नहीं, जरा भी आप ऐसा मत समझिए कि कर्नाटक फिसल जाएगा। कर्नाटक में पूरी जो प्लानिंग से हमारा प्रचार हुआ है, मुद्दों पर प्रचार हुआ है, जो काम किए हैं उनके ऊपर प्रचार हुआ है। हमने कोई झूठ फरेब नहीं मारा है उसमें। जो हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है, जो हमारा मैनिफेस्टो है कि हमने कर्नाटका के लिए पहले क्या किया और आने वाले दिनों में क्या करेंगे, वो सारी चीजें उसमें लिखी हैं, और हर वर्ग के बारे में लिखा है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे नौजवान हैं। और कर्नाटका देखिए, अगर आप रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे पूरे देश में तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर्नाटका का रहा है सिद्धारमैया जी के समय में। उसी तरह से आप देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन रेट सबसे कम रहा है कर्नाटका में, यानी बाकी के राज्यों की तुलना में कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हुआ है, माल न्यूट्रिशन कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, जो आईटी एक्सपोर्ट है, वो सबसे ज्यादा कर्नाटका से हुआ है, और कर्नाटका को चौथे नंबर पर विश्व में देखा गया है। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये कर्नाटका की तरफ में जाता है, बेंगलोर की तरफ में जाता है। तो इतने सारे काम ये करने के लिंगायत बाद वाला में हमको कार्ड निश्चित रूप आखिरी से साल में पता है क्यों कि खेलना पड़ा? कर्नाटका की जनता जो है वो सिद्धारमैया जी के किए हुए कामों को वोट देंगे। तो लिंगायत वाला कार्ड आखिरी साल में क्यों खेलना पड़ा? लिंगायत वाला मुद्दा बहुत समय से प्रलंबित था, 25 सालों से 30 सालों। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं ना, बता रहा हूं। लिंगायतों का मुद्दा 25-30 सालों से प्रलंबित था। अब हमारी सरकार आने के बाद में पूरी छानना पड़ रहा है जिस तरह से चर्चा हुई, कोई चर्चा नया के इजाफा प्रोसेस तो में हुआ समय नहीं। लगता है। हमारी सरकार ने नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए। देखिए, तो उसमें जब कर्नाटका की सरकार को उचित लगा कि हाँ ये माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए, हमने रेकमेंड करके केंद्र सरकार के पास भेजा है। अब अगर केंद्र सरकार को उस निर्णय से कोई तकलीफ है, अगर उनको लिंगायतों से कोई तकलीफ है, अगर वो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना चाहते, तो हमारा भेजा हुआ प्रपोजल रिजेक्ट कर सकती है केंद्र सरकार। ये तो आलोचना है आपकी। कॉन्स्टिट्यूशनल हमको राइट थी, पावर थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तहत हमने बना करके भेज दिया। अंजना जी, मुझे जवाब देने दीजिए। मोदी जी बोले ना कि हाँ हम दे रहे हैं, करो, लेकिन मुझे या जवाब बोले हम देने नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। माइनॉरिटी कुछ राइट्स नहीं छोड़ बोलने के का अर्थ भी ये होता है जनरल कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ नहीं माइनॉरिटी बोलने का राइट्स एक कैरियर अर्थ ये राइट्स होता है हैं। कि मोदी जी ये लिंगायतों को समर्थन नहीं करना चाहते। अच्छा, मतलब इसके जरिए आप बीजेपी को घेर रहे थे, लिंगायतों को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे। नहीं, हाँ, तो क्यों माइनॉरिटी राइट्स के जरिए ही जो आप provision चाहते हैं है, कि आगे बढ़ेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन यही तो है तुष्टीकरण की राजनीति। इस्लाम साहब, मनीषा जी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके निर्णय लिया है क्या? नहीं, आप बाहर बताइए, नहीं, संविधान लेकिन के जो बाहर जाके कैवियट निर्णय राइट्स लिया हैं, क्या? जो कैवियट राइट्स हैं, जो आज तक 70 साल तक जनरल सिटीजन्स की तरह चल रहे थे, उनको माइनॉरिटी बना के कर्ली ब्रैकेट्स में रख के तब बोलते हैं अब तुम्हारा हम उत्थान करेंगे। और लिंगायतों की यदि आप जमीनी परिस्थिति देखें तो अच्छा खासा मठों के पास जमीन है, लैंड रिफॉर्म्स के भी वो जीत हासिल की उन्होंने, उनके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। कौन सा गरीब गुरबा को आपने माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया? हमारी सरकार ने निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वहां से मांग आई। नहीं, अब वहां से मांग आई इसीलिए निर्णय लिया ना। अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप रिजेक्ट कर दीजिए ना प्रपोजल। तरह के अंजना जी, जफर इस्लाम साहब, प्रपोजल भेजा, आप उसको तरह के कमीशन बंगलोर के एयर कंडीशन इलाकों में बैठा के, यही राजनीति का तरीका है। सैयद जफर इस्लाम साहब, उसके अंदर लीजिए। हाँ, नहीं,
वो नहीं अब केंद्र के पाले में अगर है। हमने कोई छल किया है, Minority अगर हमने कोई status, कपट अल्पसंख्यक किया है, किसानों की केंद्र बदहाली, सरकार उसको reject कर किसानों की देना। दयनीय स्थिति, केंद्र सरकार वहां reject पर कर देना। मनीषा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बॉटल clear है नेक, बात। जिस अगर तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर सोच बॉटल रहे नेक हैं 27 के 27 साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलोर की, वहां के एक-एक लोगों से आप करके पूछिए सीतारमैया की सरकार को वो बार बार कोस रही है इसलिए कि जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था कुछ भी नहीं हुआ। और उसके साथ अगर इनकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं अंजना जी, तो इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। हम तो इन्हें वोटर लिस्ट पे क्यों, नकली वोटर लिस्ट क्यों बनाना है? अगर आपकी उपलब्धियां है तो नकली वोटर लिस्ट बनाइए। आप समाज तोड़ने की नीतियों, आइंदा और लिंगायत को आइंदा बनाने की क्या जरूरत है? लिंगायत समाज को तोड़ने की क्या जरूरत है? जो आपने किया है ये अपनी जो कमियों को छुपाने के लिए सब कर रहे थे। आप कमियों को छुपाने की आपने बहुत कोशिश की, लेकिन हमने आपको पूरे तौर से एक्सपोज किया। आपने अच्छे पुलिसकर्मी भी अगर वहां काम करते हैं तो उनको कमिट करना पड़ता सुसाइड कि आप काम नहीं करने देना चाहते। ऐसे में वहां प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि यहाँ तो 10% कमीशन टीवी दो। पर करें, सच्चाई हम आपको बताते हैं, सच्चाई हम आपको बताते हैं। एक सेकंड गवर्नमेंट से जितने असिस्टेंस आपको हुए, आप लोगों ने कभी लोगों तक आपको याद दिला रहे हैं सर, वोटिंग खत्म, पूरे कहीं किसी तरह एक सेकंड, एक सवाल आपके दो प्रवक्ताओं से एक आंकड़ा जरा बता देती हूँ शशि जी, जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी। 76 सीटों पर लिंगायत प्रभावी है। अरे सापरा साहब, आप तो नॉन स्टॉप बोलते हैं। चलिए हम सब चुपचाप बैठ जाते हैं, आप बोलिए सापरा साहब, चलिए बोलिए आप लगातार। मतलब ये समझ के परे है कि प्रवक्ता एक साथ बोलते हैं, कैसे उन्हें समझाया जाए। आप ही से सवाल था, अगला सवाल भी आपने लपक लिया। अब ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। दर्शक गाली देते हैं सड़कों पर कि आप लोग एक साथ टीवी पर बोलते हैं, बड़ा शोर मचता है, ठीक नहीं है ये। इसको रोकिए आप लोग, और इसको कम से कम इस आज तक के इस कवरेज में आप लोग इसका ध्यान रखिए। 68 टिकट बीजेपी ने दिया है लिंगायतों को और 49 टिकट लिंगायतों को दिया है कांग्रेस पार्टी ने। दोनों चाह रहे हैं कि ये जो 14% है, ये जो 76 सीटों पर प्रभावी है, वो हमारी तरह किसी तरह से आ जाए और हम उनको इसी के साथ सत्ता पर काबिज होना मुमकिन हो जाए। क्योंकि पिछली बार लिंगायतों ने सिर्फ 10 सीटें लिंगायत बहुल इलाके में बीजेपी के पास गई थी, जबकि 30 के करीब चली गई थी कांग्रेस की तरफ। बीजेपी भी डेस्परेट है, कांग्रेस भी डेस्परेट है। शफीउल्लाह खान साहब ये बताइए, कहा जा रहा है गुप्त डील कर लिया है आप लोगों ने अमित शाह के साथ। देखिए, ये बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई जा रही है। ये बीजेपी की तरफ से भी उड़ाई जा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी उड़ाई जा रही है। सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने के लिए और लोगों में गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। ये जनता जानती है अच्छी तरह। किसी के साथ, देखिए, किसी के भी साथ डील नहीं किया है, ना ही कांग्रेस के साथ, ना ही बीजेपी के साथ। और कुमार स्वामी ने और देवेगौड़ा जी ने साफ साफ स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे, बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और जनता जानती है, और जनता इस मर्तबा ये आप ये मानिए कि क्या कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के पहले कोई बातचीत की गई सरकार को देगी? शफीउल्लाह साहब, क्या कांग्रेस के साथ कभी जेडीएस ने कोई बात करके रखा है? ठीक है, सेक्युलर फोर्सेस के साथ आप रह सकते हैं। राहुल गांधी जी ने तो देवेगौड़ा जी के गढ़ में जाके कहा था कि जेडीएस का एस सेक्युलर नहीं संघी है। अब आप ये बताइए कि सिर्फ ये गलत अफवाह है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। ये देखिए, दोनों पार्टियां अगर उनकी उपलब्धियां बताएं तो बहुत अच्छा है। जनता को बताएं कि वो क्या करने वाले हैं और उनके पुराने वादे क्या हुए, पहले किए गए हुए वादे पूरे हुए कि नहीं। इसके बजाय ये अफवाह उड़ाकर उसके जरिए वोट लेना चाहते हैं। और जनता दल को वोट देने वाले हैं, उनका वोट वीक करने के लिए, कमजोर करने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अफवाह उड़ाकर वोट लेने जफर इस्लाम जी से एक बात पूछ लेते हैं, वो बताइए। नलिनी जी, शफीउल्लाह साहब, जरा जफर इस्लाम जी से एक बात, पॉलिटिकल सा एक सवाल पूछ लेते हैं। जफर इस्लाम जी, अगर हंग हाउस हुआ, जिससे आप अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि हुआ और आपको नहीं आई, उतनी सीटें नहीं आई जो आप सरकार अपने आप से बना सकें, तो क्या येदियुरप्पा को दरकिनार करके, उनको हटा करके, हाशिए पर डाल करके या फेंक करके आप कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना लेंगे? देखिए, मैं इस तरह के स्पेकुलेशन से बिल्कुल अपने आप को किनारे रखना चाहता हूं, इसलिए कि हमारी पार्टी का पूरा यकीन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बेस्ड ऑन फीडबैक बहुत साफ कहा है कि हमें कम से कम 130 सीटें आएंगी।
ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 130, हो सकता है 140, 150 भी आएगी। तो ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती कि आएगी कि मुझे किसी और दल का सहायता लेना पड़े सरकार बनाने के लिए। मुझे नहीं, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर किया था कि मिनिमम 130, उससे ज्यादा आ सकता है, कम नहीं है। और ये हमारे जो 56,000 बूथ टू बूथ हमने जो आप कह रही थी पन्ना प्रमुख के बारे में, जी हाँ, पन्ना प्रमुख वहां पर भी है, हर बूथ के लिए पन्ना प्रमुख है। और 56,000 बूथों में हमारे कार्यकर्ताओं ने, अलग अलग कार्यकर्ताओं ने काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें वहां की जनता का पूरा भरोसा है और उसके लिए हम जरूर जीतेंगे 130 से ज्यादा। और मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी सहायता किसी और दल की सहायता के वहां सरकार विश्वास या अति आत्मविश्वास। सिर्फ हंसने का मन करता है कि जेडीएस को अपने बदौलत बहुमत आ रहा है। इस पे और ज्यादा कमेंट करने से मुझे लगता है समय ही बर्बाद है। बीजेपी वो कह रहे हैं 130, अमित शाह जी ने कहा, वो कह रहे हैं कि 140, 150 भी आ जाए तो आप चिंतित। देखिए, दावे करने के लिए तो अभी 3 दिन बचे हुए हैं। आज 12 तारीख है, 12, 13, 14, 15 की सुबह तक दावे कर सकते हैं और दावे करने में कोई हर्ज नहीं। आप 160-70 का दावा कर लीजिए। मनीषा जी, एक ही बात मैं जेडीएस वालों को बताना चाहूंगी कि एक ही राजनीति मुझे दिखती है कि दोनों मुख्य दल जो है वो वास्तव में लिंगायतों के ही पीछे पड़े हैं। वो हमारी तरफ रहे कि वो हमारी तरफ रहे। तो आपकी पार्टी ठगी नहीं जा रही क्या कि वो कलिगा और मुसलमान का मत लेके आप रह गए, और दोनों पार्टियां एक तरह से मुझे लगता है कि मिल के आपको बतला रही हैं कि वो कलिगा दरकिनार हो। हमारे लिए रियली मीनिंगफुल जो है वो लिंगायत वोट बैंक है। तो क्या किया है आपकी पार्टी ने, क्या किया है वो कलिगाओं ने कि दोनों में से कोई भी बड़ा दल आपके सामने आ नहीं रहा? डगरा के बैगन तो नहीं हो गए कहीं? जेडीएस, शफीउल्लाह खान साहब। मैडम, जो 20 महीने जो हुकूमत बना के जो सरकार चला के श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दिखाई है, उससे इतने संतुष्ट है जनता। वो चाहते हैं कि सारे कर्नाटक में हमें लेके आए। और अभी जो पुरानी हो गई बात जो आप कह रहे हैं सिर्फ वकलीगास हैं या लिंगायत हैं, अब तो सारे जितने हैं सबके सब कर्नाटक के कुर्बास हों, मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, दलित्स हों, सबके सब चाहते हैं कि जनता दल सरकार आए और अच्छी से अच्छी सरकार दे। ये वादे सिर्फ वादे देकर भुला देने वाली बीजेपी को ये तो हो गई आपके मन की इच्छा। जो फेल होते आ रही है, मन की बात करते हैं, आप मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं सर, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप सही हैं, प्रधानमंत्री तो सिर्फ मन की बात करते हैं, कभी काम की बात कभी नहीं की, ना ही वादे जो किए उसका क्या हुआ कभी नहीं। आपने ये तो आपने अपने मुख्यमंत्री का डायलॉग उठा लिया कि काम की बात और मन की बात वाला। डायलॉग की तो पूछिए मत। हाँ, कहीं कोई सीधा रुपया किसी को कह रहा है, कहीं पर कोई किसी और। सुनिए थोड़ा तो बताएं, काम की बात क्या काम कर दिया? काम की बात तो कभी किए नहीं। अरे खान साहब, थोड़ा सवाल तो सुनिए। 13% मुस्लिम्स हैं। अब अफवाह इसलिए तो नहीं उड़ाई जा रही ताकि आपकी नॉन सेक्युलर छवि बन जाए और जो वोकलिंगर्स और मुस्लिम रहते थे उनमें से मुस्लिम को छिटका दिया जाए आपसे। बिल्कुल अंजलि जी, बिल्कुल यही कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी चाहती है कि हमारा सेक्युलर चेहरा थोड़ा उसको धब्बा लग जाए और सेक्युलर ना समझे लोग। लेकिन लोग, जनता इनके लुभावने में नहीं आएंगी, जनता इनकी अफवाहें फैलाने में नहीं फंसेगी। जनता अच्छी तरह जानती है कि एच.डी. कुमारस्वामी और एच.डी. देवेगौड़ा जी बहुत ही सेक्युलर है, हमारी पार्टी सेक्युलर है, जनता दल सेक्युलर किस तरह से काम की पिछली मर्तबा सरकार बनाए वक्त वो अच्छी तरह जानती है जनता। जनता ने देखा है कि जनता दल ने किस तरह की सरकार दी है, लिहाजा इनकी अफवाहें हरगिज नहीं मानेगी जनता। और ये चाहते हैं कि हमारा चेहरा थोड़ा मस्क हो जाए और हमारे चेहरे पे धब्बा लग जाए। 10 सेकंड लूंगा, नहीं होंगे। अंजना जी 10 सेकंड। आप लोग जबरदस्ती पल्ले पड़ रहे हैं उनके, वो तो दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, ये कहना है उनका। बेशक। देखिए वो नजदीकियां बनाए, दूरी बनाए, वो उनका अपना डिस्क्रेशन है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वोकलिंगास पे जिन पे डिपेंडेंस है, इनकी पूरी कंप्लीट डिपेंडेंसी उन पे है, इस बार इतना बड़ा सेंड लगेगा इनको और वहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी इस बार वहां पर। इसलिए कि जो उनका जो बैस्टियन है, इस बार वो बैस्टियन नहीं रहेगा। हमने जिस तरह से, जिस स्ट्रेटेजी से काम किया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।